जय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार टारगेट ऑन से। मैं अविनाश पाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए लगातार खुद को मजबूत कर रहे होंगे। मेरी आपकी मुलाकात होती है इतिहास और संविधान विषय के साथ में। मैं बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आपको क्लियर कराता रहता हूँ जो आपकी आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसा ही एक टॉपिक आज मैं आपको क्लियर कराने आया हूँ जिसे कहा जाता है अनुसूचियां या शेड्यूल्स। आप कोई भी परीक्षा देखने जाएंगे वहां आपको अनुसूचियों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बहुत शानदार तथ्य बनाया जाता है कि कितनी अनुसूचियां हैं, कौन सी अनुसूची में क्या विषय है, अनुसूचियां हमारे संविधान में कहां जोड़ी गई हैं, अनुसूचियों का मतलब क्या होता है। तो आज अगर आप इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं और आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आप अनुसूचियों से बनने वाले सारे प्रश्नों को आप निकट भविष्य में कर पाएंगे। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाओं और मंगल कामना के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा ये बताइए अनुसूचियां क्या होती हैं, तो उसे नॉर्मली हम लोग यही सीखते हैं कि 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी। थोड़ा हम लोग ये जानते हैं अनुसूचियां होती क्या हैं। देखो भाई, जब भी कोई किताब लिखी जाती है, चाहे संविधानिक किताब हो या कोई किताब हो, जब भी कोई किताब लिखी जाती है वो हमेशा 3 हिस्सों में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? सबसे पहले जब आप कोई किताब लिखने कोई व्यक्ति जाएगा तो किताब का जो जब भी कोई व्यक्ति सबसे पहले किताब लिखने जाता है तो क्या करता है, किताब का जो पहला पन्ना होता है, पहला पन्ना, किताब के पहले पन्ने पे क्या करता है, किताब के पहले पन्ने पे, किताब के पहले पन्ने पे क्या करता है, वो किताब के पहले पन्ने पे उसके द्वारा किताब का परिचय बताया जाता है। यानी आप क्या बोलेंगे, किताब का जो पहला मतलब जो शुरुआती फेज होगा, शुरुआती फेज, इसमें क्या किया जाएगा, किताब के शुरुआती फेज में किताब का परिचय बताया जाता है, इंट्रोडक्शन बताया जाता है। भाई अगर आप इतिहास की किताब खरीदने गए हैं तो आप दुकान में क्या देखते हैं, तो लेखक पहले पन्ने में लिख करके बताएगा ये इतिहास की पुस्तक है, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास पूरा क्या किया गया है, बताया गया है। ये मेरे लाखों वर्षों की मेहनत का परिणाम है। ये पुस्तक का 5वां 6वां संस्करण है। पुस्तक की जो जो खासियत होती है उसका एक परिचय, इंट्रोडक्शन व्यक्ति देने का प्रयास करता है पहले वाले पन्ने में, या शुरुआत में ही देता है। क्योंकि अगर आपने इतिहास की किताब खरीदा 350 पेज की तो आप उसका मूल्यांकन वहां पे 350 पेज पढ़ के तो कर नहीं पाएंगे। तो 350 पेज की जो विषय वस्तु है उसका एक शॉर्ट परिचय कहां बता दिया जाता है, पहले पन्ने पे ही बता दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु का मतलब क्या होता है कि जिस विषय पर पुस्तक लिखी गई है उस पूरी विषय वस्तु को क्या किया जाता है, आगे बताया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने इतिहास की पुस्तक लिया है तो आगे प्राचीन इतिहास होगा, मध्यकालीन इतिहास होगा, आधुनिक भारत का इतिहास होगा। और फिर जब इतिहास खत्म हो जाता है फिर क्या किया जाता है, फिर पुस्तक के अंत में आप देखेंगे ना तो पुस्तक के अंत में कुछ पन्ने परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिए जाते हैं। परिशिष्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो होती है उसे पुस्तक के अंत में जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर आप लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी आपने लूसेंट जरूर पढ़ा होगा, अगर आप कभी अपने जीवन में लूसेंट पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जो लूसेंट नाम की पुस्तक है, लूसेंट नाम की पुस्तक को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि लूसेंट नाम की जो पुस्तक है, उस लूसेंट नाम की पुस्तक, एक मिनट, उस लूसेंट नाम की पुस्तक को अगर आप देखेंगे तो पहले जो लूसेंट पुस्तक है उस पुस्तक में पहले पूरा जीएस बताया जाता है। अंत में आप देखेंगे तो उसमें विविध नाम का पन्ना जोड़ा रहता है, विविध, वही विविध परिशिष्ट है। जैसे इतिहास का राइटर क्या करेगा, वो किताब के अंत में 4 5 8 पन्ना जोड़ करके उसमें सारे गवर्नर जनरल का नाम इकट्ठा बता देगा, सारे कांग्रेस के अधिवेशन इकट्ठा बता देगा, सारे प्रमुख नारों को इकट्ठा कर देगा। इससे क्या होता है, इससे पुस्तक शानदार और पढ़ने के योग्य बन जाती है। जैसे आप भूगोल की पुस्तक लेने गए तो भूगोल का राइटर क्या करेगा, वो पुस्तक के अंत में सारे नदियों की लंबाई चौड़ाई एक साथ लिख देगा, सारे पर्वत की ऊंचाई एक साथ लिख देगा, सारे झीलों का नाम लिख देगा, सारे जलप्रपात का नाम लिख देगा। यानी पुस्तक को अच्छा बनाने के लिए कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो विषय वस्तु में नहीं बताए जाते, बल्कि उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें अंत में लाके जोड़ दिया जाता है। इसे परिशिष्ट कहते हैं। यानी पहले पुस्तक का परिचय बताया जाता है, फिर पुस्तक की विषय वस्तु होती है और अंत में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी उसमें दे दिया जाता है। अगर आप संविधान पढ़ने जाएंगे, संविधान की पुस्तक लेंगे तो संविधान की पुस्तक की शुरुआत भी किससे होती है, प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र ही तो है। तो संविधान निर्माताओं ने पहले प्रस्तावना लिख के संविधान का परिचय बता दिया,
फिर क्या किया गया है, फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो संविधान के 22 भाग बताए गए हैं। इन 22 भागों के अंतर्गत 395 अनुच्छेद में क्या किया गया है, हमारा पूरा संविधान बताया गया है। लेकिन जब 395 आर्टिकल समाप्त हुआ तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, उन्होंने पुस्तक के अंत में कुछ अन्य जानकारी भी जोड़ा, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे अनुसूची कहा जाएगा। अब इस अनुसूची में क्या किया गया है, इसमें जितने संवैधानिक पदाधिकारी हैं सबकी शपथ एक साथ लिख दिया गया, संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन एक साथ लिख दिया गया, सारे राज्यों का नाम एक साथ लिख दिया गया, किसको राज्यसभा में कितनी सीटें मिली एक साथ लिख दिया गया। यानी आप कहेंगे कि कुछ जानकारी ऐसी थी जो 22 भागों में देना चाहिए था, लेकिन उसे यहां ना दे करके पुस्तक को सरल और सहज बनाने के लिए, पुस्तक को सहज और सरल बनाने के लिए क्या किया गया, उसको अंत में जोड़ने का काम कर दिया गया। ठीक, अब आपसे कोई पूछेगा अनुसूचियां क्या हैं, तो आप कहेंगे अनुसूचियां जो होती हैं ये भारतीय संविधान का परिशिष्ट है। क्या बोलेंगे, कहेंगे अनुसूचियां जो हैं ये हमारे भारतीय संविधान का परिशिष्ट है। कई बार क्वेश्चन है कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि संविधान के पुस्तक की शुरुआत किससे होती है, तो क्या बोलेंगे, प्रस्तावना से होती है, और समापन किससे होता है, तो अनुसूचियों से होता है। तो प्रस्तावना क्या है, ये भारतीय संविधान का परिशिष्ट है। थोड़ा और आसान भाषा में कहें तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कुछ तथ्य, आप कहेंगे कुछ तथ्य 22 भागों में कुछ तथ्य 22 भागों में ना बताकर कुछ तथ्य 22 भागों में ना बताकर अंत में समाहित किया गया है, अंत में समाहित किया गया है, अंत में समाहित किया गया है। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही अनुसूची कहा जाता है। जैसे अगर अभी मैं आपसे पूछूं, ये बताइए राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, फिर मैं कहूं ये बताइए लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना होता है, सीएजी का वेतन कितना होता है। अब अगर ये अनुसूची ना होती तो आप संविधान के पन्ने में पलट के पहले राष्ट्रपति में जाते देखते, फिर लोकसभा अध्यक्ष में देखते, फिर राज्यसभा के सभापति में देखते, फिर आप जाकर सीएजी में देखते। अभी क्या है, अभी आप सीधे संविधान के पीछे जाइए और दूसरी अनुसूची में सबका वेतन बताया गया है। यानी पुस्तक को आसान बनाने के लिए क्या किया गया, कुछ तथ्यों को 22 भागों में ना बताकर अंत में समाहित किया गया। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ही अनुसूची कहा जाता है। तो आप बोलेंगे प्रस्ताव, संविधान की पुस्तक के अंत में अनुसूचियां पाई जाती हैं। अनुसूचियों का मतलब क्या होता है कि ये संविधान का परिशिष्ट है, कुछ जानकारी 22 भागों में ना बता करके वो संविधान की पुस्तक के अंत में बताई जाती है, उन्हें अनुसूची कहते हैं। हालांकि परिभाषा जल्दी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप ये समझ पाए तो आपकी जानकारी के लिए अच्छा होगा। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब हमारे यहां अनुसूचियों की संख्या को लेकर ये परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, अनुसूचियों की संख्या को लेकर खूब क्वेश्चन बनेगा। और मेरे भाई संख्या से 2 क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, ये बताइए मूल संविधान का मतलब क्या होता है, जब हमारा संविधान सभा ने लागू किया था, कब लागू किया था, कमेंट करके बताइए सब लोग कि हमारा संविधान किस तारीख को लागू हुआ था। तो मूल संविधान में अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, हमारे यहां जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। लेकिन आज कितनी अनुसूचियां पाई जाती हैं, आज मेरे भाई, आज हमारे यहां नहीं, वर्तमान में कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 12 अनुसूचियां पाई जाती हैं वर्तमान में। और आप लोग जानते हैं कि संविधान में कुछ भी जोड़ने के लिए और कुछ भी घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है। यानी जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया होगा, जो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया होगा, जो 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया होगा, इसके लिए संविधान में क्या किया गया होगा, संशोधन किया गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि अनुसूचियां संविधान का हिस्सा हैं, संविधान के अंत में पाई जाती हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां क्या हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान कितनी पाई जाती हैं, वर्तमान में 12 पाई जाती हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन्हें क्या किया गया है, इन्हें बाद में जोड़ने का काम किया गया है।
यानी 1 से 8 अनुसूची तक आपको याद करना पड़ेगा कि अनुसूची में कौन सा विषय है, लेकिन 9, 10, 11, 12 में क्या याद करना पड़ेगा कि 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या है और 12वीं अनुसूची में क्या है ये, और साथ में इसे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भैया पहले कितनी अनुसूचियां थी, तो क्या बताएंगे, पहले हमारे 8 अनुसूचियां थी, अभी कितनी पाई जाती हैं, 12 पाई जाती है। तो मेरे यहां तक का बात क्लियर हो गया। हालांकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत पूछेगा तो यही 8 और 12 वाला क्या करे, बहुत पूछेगा तो यही 8 और 12 वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बाकी और इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये पूछा जाता है कि ये बताइए कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय बताया गया है। क्या पूछा जाएगा, ये बताइए कि कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय बताया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सी अनुसूची है और उसमें कौन सा विषय है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यूपी पीसीएस के एग्जाम हुआ है 2025 में, उसमें भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, हर परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक और आप कॉपी में क्या बनाएंगे, अनुसूची, और एक और कॉपी में क्या बनाएंगे, विषय। एक और क्या बनेगा, अनुसूची, और एक और क्या बनेगा, विषय। आइए देखते हैं कौन सी अनुसूची में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान की पहली अनुसूची में क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, अनुसूची कौन सी हो जाएगी, पहली। क्या नाम हो जाएगा, पहली अनुसूची हो गई। इसमें क्या बताया गया है, तो मेरे भाई पहली अनुसूची में हमारे यहां भारत संघ व उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किसका वर्णन है, हमारे भारत के राज्य संघ व उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अब ये क्या हो गया, यानी अगर आपको ये जानना हो कि हमारे भारत का एरिया कितना बड़ा है, तो आपको कहां जाके देखना पड़ेगा, अनुसूची 1 में। अभी अगर आप अनुसूची 1 में जाएंगे तो क्या लिखा होगा कि भैया हमारे भारत देश में इस समय कुछ राज्य पाए जाते हैं और कुछ क्या पाए जाते हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा है कि कितने राज्य पाए जाते हैं, 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। यानी अगर आपको अभी भारत के सभी राज्यों का नाम जानना हो, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम जानना हो, उनकी राजधानी जाननी हो, उनकी बाउंड्री जाननी हो, तो भारत का कितना राज्य क्षेत्र है, कितनी इसकी सीमा है, ये सब कहां बताया गया है, अनुसूची 1 में बताया गया है। और अभी इसमें अगर कोई भी नया राज्य बनता है तो उसका प्रभाव कहां पड़ता है, पहली अनुसूची में पड़ता है। अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, यूपी से उत्तराखंड बना, तो इसका प्रभाव कहां पड़ा होगा, पहली अनुसूची में पड़ा होगा। जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, प्रभाव कहां पड़ा होगा, पहली अनुसूची में। दादर नागर हवेली व दमन व दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों को जोड़ के एक कर दिया गया, इसका प्रभाव कहां पड़ा होगा, पहली अनुसूची में। तो अगर किसी व्यक्ति को यह जानना हो कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानी क्या है, कहां लिखा होगा, पहली अनुसूची में। फिर ध्यान देंगे, अगर किसी व्यक्ति को यह जानना हो कि हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपको जानना दूसरी अनुसूची में क्या है तो आप जाके देखेंगे तो दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है। इसमें हमारे यहां जो कुछ संवैधानिक पदाधिकारी, सबका नहीं, कुछ हमारे यहां जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनका यहां पे वेतन बताया गया है। क्या बताया गया है, जो हमारे यहां संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनका इसमें क्या बताया गया है, वेतन बताया गया है। यानी अगर आपको अभी जानना हो कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है, तो आप कहां जाके देखेंगे, आप जाके देखेंगे दूसरी अनुसूची में। यहां से जल्दी तो आपसे यही पूछेगा कि किसका किसका वेतन इसमें बताया गया, सॉरी वेतन कहां बताया गया, तो आप यहां बोलेंगे। कई बार आपसे क्या पूछ लेगा कि किसका किसका वेतन बताया गया है, तो आप क्या बोलेंगे इसमें वेतन बताया गया है मेरे भाई, इसमें वेतन बताया गया है राष्ट्रपति का। अगर आपको जानना हो राष्ट्रपति कितना वेतन पाते हैं, तो आप यहां जाके देखेंगे। इसमें वेतन बताया गया है राज्यपाल का, राज्यपाल का वेतन बताया गया है। इसमें वेतन बताया गया है लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का। किसका वेतन, लोकसभा में, हाँ, लोकसभा में एक व्यक्ति क्या होता है, लोकसभा में एक व्यक्ति अध्यक्ष होता है और एक व्यक्ति क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। तो अगर आपको जानना हो कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन कितना है, तो आप कहां जाके देखेंगे, आप यहां जाके देखेंगे। अगर आपको जानना हो कि राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना होता है, तो आप यहां जाके देखेंगे। और साथ में उपसभापति का वेतन भी कहां बताया गया है, यही बताया गया है। यानी सभापति और उपसभापति इन दोनों का वेतन कहां बताया गया है, इसमें बताया गया है। ध्यान सुनिए क्या बता रहा हूं।
इसमें राष्ट्रपति का वेतन बताया गया, राज्यपाल का वेतन बताया गया, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन बताया गया, राज्यसभा के सभापति का वेतन क्या हो गया बताया गया है। फिर ध्यान देंगे इसमें क्या किया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन क्या किया गया है बताया गया है, इसमें हाई कोर्ट के जजों का वेतन बताया गया है, इसमें सीएजी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का वेतन बताया गया है। और ध्यान देंगे हमारे यहाँ जो राज्यों में जो विधानसभा होती है, समझेंगे बहुत ध्यान से, राज्यों में जो विधानसभा होती है और राज्यों में जो विधान परिषद होती है, इनके जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी विधान, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, वैसे विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जैसे राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं, वैसे विधान परिषद में भी सभापति उपसभापति होते हैं। तो मैं एक लाइन में क्या लिख दे रहा हूं कि इनके जो पीठासीन अधिकारी हैं, इनका वेतन क्या किया गया है, इसी में बताने का काम किया गया है। इसके अलावा और किसी का वेतन इसमें नहीं बताया गया है। तो और किसी का नाम अगर पूछे तो आप क्या करेंगे, डिनाई कर जाएंगे। देखिए किसका किसका वेतन बताया गया, राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन, लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा के सभापति का वेतन, राज्यसभा के उपसभापति का वेतन, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, हाई कोर्ट के जजों का वेतन और सीएजी, इनका वेतन यहां पे क्या किया गया है, बताया गया है। अब आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर इसमें उपराष्ट्रपति का वेतन क्यों नहीं बताया गया, इसमें उपराष्ट्रपति का वेतन क्यों नहीं बताया गया। तो मेरे भाई इस बात को खूब अच्छे से दिमाग में याद करके रखने का काम करिए कि अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति का वेतन क्यों नहीं बताया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते वेतन नहीं मिलता, उसको राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन मिलता है। तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि अनुसूची 2 में, शेड्यूल 2 में उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह सभापति होते हैं। क्या होते हैं, कहां के, राज्यसभा के, जगह कम है तो लिख दे रहा हूं, क्योंकि यह सभापति होते हैं। यानी ये जो वेतन पाते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में पाते हैं। तो इसमें राज्यसभा के सभापति का वेतन बताया गया है, लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं बताया गया है। तो इतने लोगों का इसमें क्या वेतन बताया गया है। अब अगर आपको उससे कोई पूछे ये बताइए तीसरी अनुसूची में क्या है, तो आप कहेंगे, आइए देखते हैं, समझेंगे। फिर क्या कहेंगे, पूछा है तीसरी अनुसूची में क्या है, तो आप कहेंगे पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, दूसरी में वेतन है, तीसरी में क्या बताया गया, तो आप कहेंगे तीसरी अनुसूची में हमारे यहाँ जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, तीसरी अनुसूची में हमारे यहाँ जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप बताया गया है। क्या बताया गया है, संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप बताया गया है। यानी हमारे यहाँ क्या बोल करके कौन शपथ लेता है, इसका प्रारूप कहा जाता है। तो शपथ का प्रारूप कहां बताया गया है, अनुसूची 3 में बताया गया है। इन्हें अगर आपको जानना हो कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बोल के शपथ लेता है, तो आप यहां जा सकते हैं। संघ के मंत्री क्या बोल के शपथ लेते हैं, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बोल के शपथ लेते हैं, तो सबकी शपथ का प्रारूप आपको यहाँ पे बताया गया है। एक चीज यहाँ पे विशेष तौर पे याद करके रखना है, नोट जो आपके लिए है, क्या याद करके रखेंगे यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। हमारे यहाँ 3 ऐसे पद हैं, कौन कौन, 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ का प्रारूप यहां नहीं किया गया। कौन कौन से 3 पद हैं, वो अपवाद हैं। कौन कौन से, आप कहेंगे कि राष्ट्रपति, जो व्यक्ति भारत देश का राष्ट्रपति बनेगा उसकी शपथ इसमें नहीं बताई गई है। जो व्यक्ति भारत देश का उपराष्ट्रपति बनता है उसकी शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है। और जो व्यक्ति हमारे यहाँ राज्यपाल बनता है, इन तीनों की शपथ का प्रारूप जो है वो इसमें नहीं है। क्या बोलेंगे, इनका प्रारूप शपथ का इसमें नहीं है। बाकी लोगों का प्रारूप इसी में पाया जाता है, और ये बहुत पूछा जाता है। फिर नया प्रश्न आएगा, अगर इन तीनों का शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है तो कहां बताया गया है। देखेंगे जो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है ये बताया जाता है आर्टिकल 60 में। कहां बताया जाता है, इनकी शपथ का प्रारूप है अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति वाला कहां बताया जाता है, आर्टिकल 69 में। और राज्यपाल वाला कहां बताया गया है, आर्टिकल 159 में। कहां बताया गया है, आर्टिकल 159 में। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, हमारे यहां जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी
उन क्या बोल के शपथ लेंगे, ये कहां बताया गया है, अनुसूची 3 में। जैसे अगर आपको जानना हो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सांसद, विधायक, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, ये सब लोग क्या बोल के शपथ लेते हैं, तो आपको कहां देखना पड़ेगा, अनुसूची 3 में। लेकिन राष्ट्रपति क्या बोल के शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति क्या बोल के शपथ लेते हैं, राज्यपाल क्या बोल के शपथ लेते हैं, ये इसमें नहीं बताया गया है। ठीक ना, ये कहां बताया गया है, तो राष्ट्रपति वाला आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति वाला 69 में है, और राज्यपाल वाला आर्टिकल 159 में क्या किया गया है, बताया गया है। बेसिकली आप याद करेंगे कि वेतन सबका अनुसूची 2 में है और शपथ सबकी कहां है, अनुसूची 3 में है। अब देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है। आज पूछा जाएगा, ये बताइए संविधान में जो चौथी अनुसूची है इसमें क्या बताया गया, तो आप कहेंगे जो चौथी अनुसूची है इसमें बताया गया है, इसमें वर्णन किया गया है कि किस राज्य को और किस केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। यानी राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का बंटवारा या सीटों का आवंटन, ये कहां बताया गया है, ये बताया गया है अनुसूची 4 में। यानी अगर किसी को भी जानना हो कि यूपी के पास कितनी सीटें हैं, एमपी के पास कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, दिल्ली के पास कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, तो आप कहां जाके देखेंगे, अनुसूची 4 में जाके देखेंगे। और आप जानेंगे, थोड़ा चर्चा चली तो मैं आपको बता देता हूं, पूछा जाएगा सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें किसके पास हैं, तो आप क्या बोलेंगे, तो सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट हमारे यहाँ है वो अपने उत्तर प्रदेश के पास है। किसके पास है, अपने उत्तर प्रदेश के पास। क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें हैं। 31 राज्यसभा सीटें हैं। अब क्यों हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो ध्यान समझेंगे, जो ये सीटों का आवंटन किया जाता है ना, जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। तो जनसंख्या जिसकी ज्यादा उसकी सीट ज्यादा, और हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद हैं, 80 सांसद हैं। हमारे पास राज्यसभा में सबसे ज्यादा सांसद हैं, 31 सांसद हैं। हमारे पास विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक हैं, 402-3 है। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं। लोकसभा में हमारे पास 80 हैं, राज्यसभा में 31 हैं, विधानसभा में 403 है। आप बताइए हमारे यहाँ विधान परिषद में कितने सदस्य पाए जाते हैं, और हर जगह सीटें जनसंख्या के हिसाब से हमारे यहाँ दी जाती। अब आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए, अभी मैं आपको अंत में बता दूंगा कौन कौन इसमें महत्वपूर्ण है। अंत कोई पूछेगा, ये बताइए कि हमारे संविधान की जो 5वीं अनुसूची, पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया। 5वीं परीक्षा में कम पूछता है, 6वीं बहुत ज्यादा पूछता है, लेकिन हम 5वीं चर्चा करते हैं। अगर कभी आपको यह जानना हो कि भारत देश का वो क्षेत्र जो SC ST के लिए आरक्षित होता है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होता है, ठीक, उनका प्रशासन कैसे किया जाता है, इसके बारे में यहां प्रावधान किया गया। तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे SC व ST आरक्षित क्षेत्रों, SC व ST आरक्षित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान। देखिए जो SC ST का इलाका होता है ना, जो SC ST का इलाका होता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। ये वो समुदाय है जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, तो इनको ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है। कि प्रशासन के लिए प्रावधान, यानी अगर कभी भी आप DM SDM बनेंगे तो अनुसूची आपको पढ़ाई जाती है कि SC ST क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा। अब आप कहेंगे सर कोई क्षेत्र SC ST आरक्षित कैसे होता है, तो आइए सीख लेते हैं कि कोई क्षेत्र SC ST आरक्षित कैसे होता है। आप क्या कहेंगे कि अगर कहीं पर SC ST आबादी ज्यादा होती है तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उस क्षेत्र को SC ST के आरक्षित करते हैं। क्या बोलेंगे, SC व ST आरक्षित क्षेत्र, SC व ST आरक्षित क्षेत्र की घोषणा किसके द्वारा किया, कौन व्यक्ति है जो अनाउंस करता है कि ये क्षेत्र SC ST के लिए होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये अनाउंस किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा।
उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, ये किसी क्षेत्र के लिए एससी एसटी के लिए आरक्षित कर देता है। अब यहाँ मतलब नहीं कि किसी के गांव में 4 एससी एसटी तो आरक्षित हो जाएगा, जहां बल्क में एससी एसटी आबादी पाई जाती है वहां उसे राष्ट्रपति एससी एसटी के आरक्षित कर देते हैं और वहां अलग से प्रावधान किया जाता है। वो कौन सी अनुसूची में है, वो 5वीं अनुसूची में। देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, इसमें से चौथी अनुसूची आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछी जाती है, 5वीं कम इंपॉर्टेंट है। अब जो हम पढ़ने चल रहे हैं 6वीं अनुसूची, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कौन सी, 6वीं अनुसूची। अगला बनाएंगे 6वीं अनुसूची। देखिए अभी तक आपसे क्या कहा गया कि पूरे भारत में अगर कोई भी ऐसा इलाका होगा जो एससी एसटी के लिए आरक्षित होगा तो उसका प्रशासन कैसे किया जाएगा, ये कहां बताया गया है, ये बताया गया है अनुसूची 5 में। लेकिन भारत के 4 ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से, एक नाम है असम, एक नाम है मेघालय, असम मेघालय त्रिपुरा, असम मेघालय त्रिपुरा व मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा व मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं यहां पर कुछ ज्यादा ही घनघोर जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियां तो बाकी इलाकों में भी हैं, लेकिन यहाँ की जनजातियां कुछ ज्यादा मतलब पीछे हैं, इनको और ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है। तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, यहां के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधानी, यहां का प्रशासन कैसे किया जाएगा, इसके प्रशासन का प्रावधान कहां बताया गया है, अनुसूची 7 में बताया, 6 में बताया गया है। अब आप मेरे को कहेंगे सर आज तक कभी आपने किसी ने पढ़ाया तो है नहीं कि अनुसूची 6 में कैसे होगा। तो अनुसूची 5 और 6 पढ़ा नहीं जाता। जब आप कभी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, जब आप कभी डीएम एसडीएम बनेंगे तो आपको ये वहीं पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपको यहीं पे नौकरी करना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इन इलाकों का प्रशासन कैसे करना है। तो जब आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो वहां आपको 5वीं और 6वीं दोनों अनुसूची पढ़ाई जाती है। एक बार आप मेरे साथ याद करेंगे, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि पहली अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है, उसमें संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन बताया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या किया गया है, शपथ बताई गई है। चौथी में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। 5वीं में एससी एसटी क्षेत्र का प्रशासन है। 6वीं में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम यहाँ की जनजातियों का प्रशासन किया। बहुत आसान। आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें से आपको क्या याद करना है, चौथी और 6वीं। भाई 6वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछेगा, यही 4 राज्यों का नाम पूछेगा। कहेगा 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है या कौन सा राज्य है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला आपके सामने क्या है, 8वीं अनुसूची। हमारे 6 के बाद 7 आएगा भाई। हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची, 7वीं क्या बोला जाएगा, ये बताइए 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है। तो आप कहेंगे 7वीं अनुसूची में हमारे संविधान के इसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी, आप खूब सुनेंगे। इसे भी बताई गई है, एक हमारे यहाँ संघ सूची, क्या बोला गया है, एक कहा गया है हमारे यहाँ संघ सूची होगी, एक क्या बोला गया है, एक हमारे यहाँ राज्य सूची होगी और एक हमारे यहाँ क्या होगी, समवर्ती सूची होगी। यानी संविधान में जो 3 सूचियां बनाई गई हैं क्या, मैं आपको बता रहा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों का वर्णन कहां किया गया है, इन दोनों सूचियों का वर्णन जो किया गया है वो अनुसूची 7 में किया गया है। संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची। यह है क्या, थोड़ा समझिए, क्वेश्चन आज पूछता है ये संघ सूची क्या है। भाई संघ सूची में जो जो विषय यानी कॉलम है, इसमें जो जो काम या जो जो विषय लिख दिया जाएगा, इस पर विधि कौन बनाएगा, इस पर विधि हमारे यहां संसद यानी संघ सरकार बनाती है। भाई देश में सबका काम बांटा गया है। जो काम संविधान की संघ सूची में लिखा होगा, जो काम संविधान की संघ सूची में लिखा होगा, उस पर नियम कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद करिए, सेना कौन सूची का विषय है, सेना संघ सूची का विषय है। रेलवे कौन सूची का विषय है, रेलवे भैया संघ सूची का विषय है। इन दोनों पर नियम कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। फिर क्या है, जो जो विषय राज्य सूची में लिखा होगा, जो जो काम इसमें लिखा होगा, इस पर कौन काम करेगा, इस पर काम करेगा राज्य का विधानमंडल यानी राज्य सरकार कानून बनाएगी। संघ सूची के विषय पर संघ सरकार नियम बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार या विधानमंडल नियम बनाएगा। जैसे इसमें क्या आता है, पुलिस, आपको याद होगा पुलिस की वैकेंसी कौन निकालता है, राज्य सरकार निकालती है। रोडवेज, रेलवे उसमें आएगा, रोडवेज किसमें आ जाएगा, रोडवेज इसमें आ जाएगा। तो संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया।
समवर्ती सूची क्या है, ध्यान देंगे। समवर्ती सूची में मेरे भाई जो विषय बताया गया होगा ना, जो काम इसमें लिखा गया होगा, इस पर दोनों काम करते हैं। कौन कौन काम करता है, यानी इस पर संसद भी विधि बनाती है और इस पर राज्य का विधानमंडल भी विधि बनाता है। आप कहेंगे सर तब तो मान लीजिए कभी टकराहट हो गई, तो अगर समवर्ती सूची के विषय पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने की पावर है, तब तो कभी टकराहट हो जाएगा। मान लीजिए कभी टकराहट हो गया तो ऐसी स्थिति में याद रखेंगे संघ की जो शक्ति है, संघ के कानून को माना जाएगा और राज्य के कानून को नहीं माना जाएगा। अगर कभी भी समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद ने भी कानून बनाया, यानी संघ सरकार ने भी कानून बनाया और राज्य सरकार ने भी कानून बनाया और दोनों में टकराहट हो गई, तो किसका माना जाएगा, तो संसद वाला माना जाएगा, राज्य वाला नहीं माना जाएगा। जैसे कौन सा विषय आएगा, शिक्षा, एजुकेशन किस सूची का विषय है, एजुकेशन भाई समवर्ती सूची का विषय है। अरे सीटेट का एग्जाम होता है ना, केंद्र सरकार करवाती है। यूपी टेट का एग्जाम होता है, राज्य सरकार करवाती है। प्राइमरी स्कूल राज्य सरकार देखती है। केबीएस केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार देखती है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और ये समवर्ती सूची है ना, ये हमने कहां से लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ये मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सी अनुसूची में हमारे संविधान का संघी चेहरा दिखाई देता है। तो संघी चेहरे का मतलब क्या हो गया, संघी व्यवस्था मतलब जहां शक्तियों को बांटा जाए। देखिए शक्तियों को क्या कर दिया, बांट दिया गया। कुछ काम संघ सूची में डाला गया, कुछ काम राज्य सूची में डाला गया, कुछ काम समवर्ती सूची में डाला गया। यानी अगर आप 7वीं सूची पढ़ेंगे तो इसी में क्या दिखाया जाता है, इसी में हमारे भारत देश का संघीय ढांचा, यानी हमारे यहाँ शक्तियों को बांटा गया है, वो यहीं पे दिखाई जाता है। कुछ काम संघ सरकार को दिया गया, कुछ राज्य को, कुछ समवर्ती सूची को। अब देखिए संघ सूची में पहले मेरे भाई 97 विषय हुआ करते थे, अभी इसमें 100 विषय पाए जाते हैं। 100 विषय, पहले इसमें 97 काम थे, अब 100 काम है। इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस इतना जान लेंगे बस। राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करते थे, अब इसमें कितने विषय पाए जाते हैं, 61 विषय पाए जाते हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब इसमें कितने विषय पाए जाते हैं, अब इसमें 52 विषय पाए जाते हैं। हालांकि संख्या भी आपसे नहीं पूछेगा, बस संघ सूची के विषयों पर संघ सरकार विधि बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती पे दोनों बनाएंगे। और कभी अगर टकराहट हो गया तो फिर कौन बनाएगा, किसकी विधि मानी जाएगी, तो समवर्ती वाले पे मानी जाएगी, किसकी। अब यहां से एक बात और बहुत निकल के आती है। मान लीजिए कि कभी हमारे भारत देश में ऐसा कोई विषय आ गया, जिसका वर्णन ना तो संघ सूची में है, ना तो समवर्ती सूची में है, ना तो राज्य सूची में। यानी अगर कभी हमारे भारत देश में कोई ऐसा काम आ गया जिसका वर्णन किसी भी अनुसूची में नहीं किया गया है, तब उस पर विधि कौन बनाएगा, तब उस पर विधि बनाएगी संघ सरकार। ध्यान समझेंगे क्या बता रहा, आप कहेंगे ऐसा विषय जिसका वर्णन किसी सूची में ना हो, किसी सूची में ना हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे भाई कहते हैं अवशिष्ट विषय। क्या कहा जाएगा, अवशिष्ट विषय। कोई पूछे अवशिष्ट विषय क्या है, तो आप कहेंगे अगर मान लीजिए ऐसा कोई विषय आ गया जिसका वर्णन तीनों सूचियों में नहीं किया गया है, इसे अवशिष्ट विषय कहा जाएगा। और इस अवशिष्ट विषय पर कार्य करने की पावर किसके पास है, इस अवशिष्ट विषय पर कौन काम करेगा, इस पे काम करेगी संघ सरकार। यानी अवशिष्ट शक्ति किसको दिया गया है, अवशिष्ट शक्ति जो है वो संघ सरकार को देने का क्या किया गया है, काम किया गया। ये कई बार फैक्ट आपसे क्या होगा, पूछ लेगा। तो उम्मीद आप 7वीं अनुसूची समझ गए होंगे। ठीक, आराम से सीखेंगे। ठीक, समय है आपके पास, त्योहार का समय चल रहा तो खूब अच्छे से सीखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्या देखेंगे, अगला है 8वीं अनुसूची। अगला कौन सा है, अगला 8वीं अनुसूची। आप जानते हैं यही वो अंतिम अनुसूची है जो मूल संविधान में थी, बाकी तो बाद में जोड़ा गया। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में मेरे भाई इसमें हमारे संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, इसमें हमारे संविधान की भाषाएं बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं, इसमें हमारे यहाँ भाषाएं बताई गई हैं। यानी कुछ भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो उनको मान्यता प्राप्त भाषा कहा जाता है, बताई गई है। अब देखिए जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे पास 14 भाषाएं
तब 14 भाषाओं का वर्णन 8वीं सूची में किया गया था। आज अगर आप देखेंगे तो आज इसमें 22 भाषाएं पाई जाती हैं। कितनी भाषाएं? आज इसमें 22 भाषाएं पाई जाती हैं। खूब याद करेंगे। पर 8वीं सूची में आज कितनी भाषाएं हैं? 8वीं सूची में आज 22 भाषाएं हैं। आज मतलब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में हमारे यहाँ इसमें 22 भाषाएं हैं। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तब कितनी भाषाएं थी? तब इसमें 14 भाषाएं थी। क्या है? 26 जनवरी 1950 को 14 भाषाएं थी। आज कितनी भाषाएं हैं? आज हमारे पास 22 भाषाएं हैं। कुछ बातें याद करके रखेंगे। क्या? जैसे इन भाषाओं में कौन कौन सी भाषा नहीं शामिल है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे। आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे इसमें, अब ये भी यूपी पीसीएस ने इसको पूछा भी था, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे इसमें अंग्रेजी व भोजपुरी, अंग्रेजी व भोजपुरी नहीं है। ये भोजपुरी वाला भी यूपी पीसीएस ने पूछा था। भोजपुरी वाला यूपी पीसीएस ने पूछा था कि कौन सी ऐसी भाषा है जो इनमें से 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? भोजपुरी जो भाषा है, भोजपुरी, उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आप क्या बोलेंगे? अंग्रेजी और भोजपुरी इसमें नहीं है। देखिए, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास कई बार होता है, सार्थक भी होता है, लेकिन तब तक भोजपुरी में ऐसे ऐसे गायक आ जाते हैं, उस भाषा का इतना पतन कर देते हैं कि संसद हिम्मत नहीं जुटा पाती। ऐसी चीज में रोटी बोर के खाने की बात कर देंगे कि कोई सोचा नहीं होगा। ऐसी चीज से लहंगा उठाने की बात कर देंगे कि कोई कभी कल्पना नहीं किया होगा। ऐसी जगह चिकोटी काटने की बात कर देंगे, कोई सोचा नहीं होगा। ऐसी जगह कूलर लगाने की बात कर देंगे, कोई सोचा नहीं होगा। तो इसीलिए भोजपुरी को शामिल करवाना बहुत मुश्किल का काम है। ये इसमें बात बताएगी। अब देखिए वो ध्यान से, अगर 14 भाषाएं थी और अब 22 भाषाएं हैं, इसका मतलब 8 भाषाओं को क्या किया गया है? 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। तो याद करेंगे, आप क्या करेंगे? संविधान में किया गया था 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस भाषा को? इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर इसके बाद किया गया था 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली। क्या बोलेंगे? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को क्या किया गया? यहां पे जोड़ने का काम किया गया। और फिर किया गया संविधान में 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन किया गया। और इसके माध्यम से क्या किया गया? 4 भाषाएं जोड़ेगी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, बिहार वाली मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को क्या किया गया? जोड़ने का काम किया गया। अब आप जोड़ लीजिए, 14 में 1 जोड़ा गया तो कितना हो गई? 15 हो गई। 15 में 3 जोड़े तो 18 हो गई, और 4 जोड़े तो क्या हो गई? 22 हो गई। आज कितनी भाषाएं पाई जाती हैं? आज हमारे 22 भाषाएं पाई जाती हैं 8वीं सूची में। ठीक। अब भोजपुरी इसमें नहीं है। भोजपुरी की लगातार क्या किया जा रहा है? प्रयास हमारे यहाँ किया जा रहा है। तो ये वो 8 अनुसूचियां हैं जो मूल संविधान में थी। फिर पहली अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में वेतन है। तीसरी में शपथ है। चौथी में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। 5वीं में SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन है। 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। 7वीं में संघ राज्य समवर्ती सूची है। 8वीं में क्या कहते हैं? 8वीं में भाषा संबंधी प्रावधान है। अब देखिए, इसके बाद आप क्या बोलेंगे? अब जो अनुसूचियां आप पढ़ेंगे वो अनुसूचियां मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। उन्हें क्या किया गया है? उन्हें बाद में जोड़ा गया। जैसे अगला है 9वीं अनुसूची। अगला कौन सा है? अगला है 9वीं अनुसूची। आइए देखते हैं 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया। देखिए भाई, ये जो 9वीं अनुसूची है ना, इसके लेकर के आप 2 बातें याद करेंगे। क्या? जो 9वीं अनुसूची है, इसे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? यानी पहले संविधान संशोधन, इसे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा क्या किया गया है? जोड़ने का काम किया गया। नेहरू जी ने इसको किया था। ठीक। इसमें क्या बताया गया है? इसमें मेरे भाई भूमि सुधार संबंधी बातें थी उस समय। अब तो इसमें कई सारे तथ्य हैं। जब इसको जोड़ा गया था तब इसमें भूमि सुधार संबंधित क्या बताए गए थे? प्रावधान बताए गए थे।
तब इसमें क्या बताया गया था, भूमि सुधार वाला प्रावधान इसमें बताने का काम किया गया था। ठीक, चलिए ठीक। हालांकि अब इसमें और बहुत सारे विषय हैं, अब इसमें ठीक, अब पहले इसको जोड़ा गया था 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा। अभी इसमें बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जब इसको जोड़ा गया था तब नेहरू जी ने इसको इसलिए जोड़ा था क्योंकि उनको जमीन की व्यवस्था में क्या करना था, सुधार करना था। जैसे इसी में जमींदारी उन्मूलन कानून भी बताया गया है, ये हो गया। फिर अगला क्या है, अगला है भाई 10वीं अनुसूची। अगला क्या है, अगला है 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया था संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। कब जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे क्या किया गया था, जोड़ने का काम किया गया था। इसको जोड़ा गया था राजीव गांधी सरकार के समय। इसमें क्या बताया गया है, इसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है। क्या है, इसमें दल बदल विरोधी प्रावधान, यानी पहले जो नेता लोग थे वो पार्टी बदल दिया करते थे, यहां से वहां चले जाते थे। तो दल बदल विरोधी प्रावधान कहां बताया गया है, वो 10वीं अनुसूची में है, राजीव गांधी सरकार ने जोड़ा था। ठीक, फिर क्या है, 11वीं अनुसूची। आपसे पूछा जाएगा 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो आप क्या बोलेंगे, इसे जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। क्या जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या बताए गए हैं, इसमें पंचायतों के 29 विषय बताए गए हैं। पंचायतों के, यानी संघ सरकार किन मुद्दों पे काम करती है, जो संघ सूची में लिखा गया 100 काम है। राज्य सरकार किन मुद्दों पे काम करती है, जो राज्य सूची में लिखा गया 61 काम है। और वैसे पंचायतें कितने विषयों पे काम करती हैं, तो पंचायतें 29 मुद्दों पे काम करती हैं, जो 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है, बताया गया है। और फिर पूछा जाएगा कि 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो आप कहेंगे जो 12वीं अनुसूची है इसे जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें नगर पालिका के, शहर में जैसे गांव में पंचायत होती है, शहर में नगर पालिका होती है। इसमें क्या पाया गया है, इसमें नगर पालिका के 18 विषय, कितने विषय हैं, इसमें नगर पालिका के 18 विषय बताए गए। इसमें नगर पालिका के 18 विषय बताए गए, 18 विषय। एक बार आपको मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाता हूं, ठीक, देखेंगे। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाता हूं। देखिए क्या बोलेंगे, अनुसूचियां जो हैं ये भारतीय संविधान का परिशिष्ट है। जो बातें 22 भागों में नहीं बताई गई हैं उनको अंत में अनुसूची के माध्यम जोड़ दिया गया है। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां पाई जाती हैं। फिर आप क्या बोलेंगे, पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनका क्षेत्र लिखा गया है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन लिखा गया है। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप है, लेकिन राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का इसमें नहीं है। राष्ट्रपति का प्रारूप आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति का 69 में है और राज्यपाल का 159 में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में किसको कितना सीट मिलेगा ये बताया गया है। 5वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ का प्रशासन है। 7वीं में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन है। 8वीं में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी प्रावधान थे। 10वीं में दल बदल कानून है। 11वीं में पंचायतों के 29 विषय हैं और 12वीं में क्या है, 12वीं में नगर पालिका के 18 विषय हैं। 12वीं में नगर पालिका के 18 विषय हैं। ठीक, चलिए तो ये मैंने आज आपको पूरा का पूरा क्या किया, अनुसूची मैंने आपको पढ़ा के क्या किया है, खत्म किया है। ठीक ना, देखिए अनुसूचियों से परीक्षा में क्वेश्चन खूब बनता है, खूब मतलब मिलान वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक, पहले कितनी अनुसूची थी, अब कितनी, कौन सी अनुसूची, ये आसान टॉपिक है और इसको पढ़ करके आप परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। कोई परीक्षा आप देने जाएंगे आपको यहां से अंक मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको 1-2 बार ऐसे लिख लिख के याद कर लेना है, तो आपके लिए 1-2 अंक हमेशा परीक्षा में क्या होगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। ठीक, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का मुझको इंतजार रहेगा। कोई अन्य विषय वस्तु जो आप संविधान में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उसको आपको अलग से समझाने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।